स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एम रिव्यू में। आज हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास है। आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये अपकमिंग हॉट टॉपिक्स क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस बनना लाजमी है आने वाली सारी एग्जाम्स में, जहाँ पे जीके एज अ सेक्शन आपको दिया गया है और हिस्ट्री उसमें पूछा जाएगा। तो प्लीज़ आज के अगर क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, डू नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज ये न्यू टॉपिक्स के नॉट न्यू टॉपिक्स, एक्चुअली न्यू क्वेश्चन बनाए गए हैं। हमेशा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा किसी एक एग्जाम में, पर्टिकुलर एग्जाम में आ जाते हैं और फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं बाकी सारे एग्जाम में थ्रू आउट द ईयर। जैसे अगर यूपीएससी ने कुछ न्यू क्वेश्चंस पूछ लिया, जैसे 2019 में एक्चुअली यूपीएससी ने वायरस के बारे में क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन हम 2019 में पूरे एग्जाम्स में कॉपी हुआ था, पूरे एग्जाम्स में कॉपी हुआ था वैसे। एंड इवन वो कौन बनेगा करोड़ केबीसी में भी पूछा गया था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको बता दूंगी कि ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। इस बार लिख कर ले लो आपके नोटबुक में वगैरह, एंड ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल नॉलेज का ई बुक अगर आपने परचेज कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। प्लीज़ उसका रिविजन स्टार्ट कर दीजिए। मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को जो है मेरा PDF प्रोवाइड किया है विथ हैंड राइटिंग। इस तरह से मैंने उसको लिखा है कि किसी टॉपर के अगर आपने नोट्स देखे तो वैसे होंगे। अगर आप कभी हिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे तो कभी भी आप लोगों ने ऐसे नहीं सोचा होगा कि डायग्राम के द्वारा हिस्ट्री पढ़ी जाएगी या फिर डायग्राम यहाँ पे ज़रूरी है, मैप यहाँ पे ज़रूरी है। तो ऐसा आप नहीं लिखते। आप क्या करते, जब नोट्स बनाते तो स्टेटमेंट शुरू कर देते, बट मैंने वैसे नहीं किया है। मैंने उसको पिक्टोरियल फॉर्म दिया है। पिक्चर्स हम बहुत जल्दी याद रख लेते हैं, इसीलिए मैंने उस तरह का आपको प्रोवाइड किया है। और जितना कम हो सकता है उतना कम, मिनिमम लाइक कि उसी लाइन से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, अगर एक स्टेटमेंट भी पढ़ लिया आपने, ठीक है, 7 पेजेस भी अगर आपने हिस्ट्री के पढ़ लिए, तो उस 7 पेजेस में से आपको 2 मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बढ़ेंगे भी, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके PDF बनाया है। तो प्लीज़ आपने ये परचेस कर लेना है। मात्र 239 रुपीज़ में है। 2021 एडिशन का ही लेना है, ऑल सब्जेक्ट्स वाला ही लेना है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स जो है अप टू डेट मिलेगा, जनरल नॉलेज भी अप टू डेट मिलेगा, एंड करंट अफेयर्स आपको पिछले 6 महीने का करना है आने वाली सारी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर रूलिंग ओवर मगध व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। ठीक है, कौन सा राजवंश राज कर रहा था मगध पर जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये नंद डायनेस्टी उस टाइम पर राज कर रही थी। धनानंद उस टाइम पे राजा था, एंड हुआ यूँ था, महापद्मनानंद जो है नंद डायनेस्टी के फाउंडर है। ठीक है, ये याद रखो। बट जब सिकंदर आया था उस टाइम पे धनानंद यहाँ का राजा था। तो याद रखो, नंद डायनेस्टी उस टाइम पे जो थी राजवंश पे राज कर रही थी एक्चुअली इंडिया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि महापद्मनानंद जो है वो नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following हरप्पन साइट has been divided into 3 parts? तो कौन सा, मैंने जब हरप्पन सिविलाइजेशन आप लोगों को पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि हरप्पन सिविलाइजेशन की जो सिटीज़ है, मोस्टली सिटीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सिटाडल, दूसरा है लोअर सिटी। सिटाडल वो जगह ऊपरी हिस्सा, ठीक है, सिटाडल, एंड देन लोअर सिटीज। तो सिटाडल वो जगह जहाँ पे मर्चेंट लोग रहते हैं, जहाँ पे अमीर लोग रहते थे, और लोअर सिटी वो जगह जहाँ पे गरीब लोग रहते थे। ठीक है, मिडिल क्लास समझ सकते हो, वो लोग रहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि सिटाडल अगर बारिश भी हो जाए और बहुत ज़्यादा फ्लड भी आ जाए तो भी जो मर्चेंट लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको आज से जितना नुकसान ना हो, इसीलिए वो सिटी के ऊपरी हिस्से में रहते थे। और लोअर सिटी में पानी भी आ जाए तो इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इनके जान माल का खतरा इनको ना हो, इस तरह से इनको जो है ऊपरी हिस्से पे ये लोग रहते थे। दूसरा कारण क्या था कि इनको चोरी वोरी का डर था। ठीक है, चोरी का डर या फिर कोई इन्हें मार ना दे इसका डर। तो इसी वजह से ये लोग सिटाडल साइड पे रहते थे और वहाँ पे इनको सिक्योरिटी वगैरह आराम से मिल जाती थी, लाइफ की सिक्योरिटी मिल जाती थी। तो इस तरह का जो है आप रियल लाइफ से जब कनेक्ट करोगे, ठीक है, जब भी स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, जैसे मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स इतना बढ़िया पढ़ा दिया है कि बहुत ही ज़्यादा
सिंपल एग्जांपल दिए हैं रियल लाइफ से। जब जीडीपी जीएनपी पढ़ाया था मैं खुद हैरान थी पढ़ाने की क्लास ख़त्म करने के बाद कि मैंने इतनी सिंपल एग्जांपल कैसे दे दिए। जैसे किराएदार का मैंने कहा था आप लोगों को कि आपका भाई बाहर देश में काम कर रहा है एंड ऑल। तो आप लोगों को अच्छा जितना मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो आप इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, और आपकी वजह से हमें बहुत अच्छे मार्क्स भी मिले हैं। जितने भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे आप देख रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सारे हमारे ही पीडीएफ से आपको देखने को मिलेंगे और हमारी ही क्लासेस से देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ क्या करना है आपको कि हमेशा, ठीक है, सुबह उठते ही जैसे ही आप फ्रेश वगैरह होगा, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, एक टेस्ट सीरीज लगा देना, मस्ट है मस्ट। मतलब टेस्ट सीरीज इन द सेंस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मत लगाओ, सेक्शनल जो होते हैं सब्जेक्ट टेस्ट वो लगाना शुरू कर दीजिए। टेक्स्ट बुक पे तो सब्जेक्ट टेस्ट अवेलेबल है, बाकी जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं मुझे पता नहीं है, बट अगर आपके पास दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज़ है वो भी सॉल्व करना है, टेक्स्ट बुक का भी सॉल्व करना है। अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है टेक्स्ट बुक की तो ले लेना, यूज़ माई कोड CTMV7N फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। दिस इज 7, ओके, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और आपने इसका लाभ लेना है एंड अच्छे से टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करना है। क्योंकि मोस्टली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने एसएससी जेई का पेपर दिया था और मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक का ही टेस्ट सीरीज़ लिया था उस टाइम पे। मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं था एंड इस पे टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ अफोर्डेबल भी होता है तो मैंने लिया था। एंड जिस दिन मेरा पेपर था उसका सेकेंड शिफ्ट में मेरा पेपर था, तो मैं जब सेंटर पे जाकर बैठी तो आई वाज लाइक कि अब क्या करना है, एंड आई वाज नर्वस। जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है तो नर्वसनेस होती है, तो मैंने टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ लगा दिया था तुरंत ही, वहीं पे टेस्ट सीरीज़ पूरा 2 घंटे का वहीं पे लगा दिया था। बहुत जल्दी पहुंच गई थी मैं वहाँ पे सेंटर पे। तो मेरे 3 क्वेश्चंस टेक्निकल के, थर्मल के 3 क्वेश्चन एज इट इज़ वहाँ पे आए थे। जैसे टेस्ट सीरीज मैंने लगाई तुरंत मैंने सोल्यूशन देख लिया था, ऐसे जैसे नहीं कि एक मुझे कितने मार्क्स एंड क्या है, तुरंत मैंने हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना शुरू कर दिया था। और फिर आप सोच रहे हो कि 3 मार्क्स मिल गए तो कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, क्योंकि जस्ट मैंने देखा था कि ये क्वेश्चंस मैंने अभी सॉल्व किए हैं और ऐसा ही जो है मुझे 3 मार्क्स भी मिल गए एंड प्लस जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ वो मुझे रीजनिंग में काम आया, मुझे जीके में काम आया, इस तरह से। तो आपने टेस्ट सीरीज लगाने के बाद उसका सोल्यूशन तुरंत देख लेना है, उसके सॉल्यूशन देखने के बाद उसको याद ही कर लेना है। ऐसे करोगे तो पाइलअप नहीं होगी चीज़ें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। मतलब काइंड ऑफ आप समझ सकते हो कि पूरा सेट हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो धोलावीरा जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड सिटी थी, ठीक है। ऐसा नहीं था यहाँ पे सिटाडल और लोअर सिटी, नहीं, यहाँ पे 3 हिस्सा था, सिटाडल, मिडल सिटी, लोअर सिटी, ठीक है, धोलावीरा। एंड धोलावीरा ही था जो सबसे ज़्यादा डेवलप सिटी माना जाता था, ठीक है। मोहनजोदड़ो भी था, ऐसा नहीं था कि मोहनजोदड़ो डेवलप सिटी नहीं थी, मोहनजोदड़ो तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी, बट धोलावीरा कंपेयर टू, जैसे हम कहते हैं ना कि दिल्ली मुंबई, जब हम कंपेयर करते तो दोनों भी सिटी कैसे है, एकदम डेवलप सिटी है, उस तरह से, ठीक है। महाबलीपुरम was a port city of which of the following dynasty? महाबलीपुरम निम्नलिखित में से किस राजवंश का बंदरगाह शहर था? बंदरगाह शहर वो शहर होता है जहाँ पे समुद्र किनारा हो, सागर किनारा अवेलेबल हो और वहाँ पे शिप्स वगैरह रखने के लिए आपको स्पेस हो, जैसे डॉकयार्ड। अब जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, लोथल जो था एक पोर्ट सिटी था, ठीक है, पोर्ट सिटी था गुजरात में, जहाँ पे एक डॉकयार्ड मिला था। डॉकयार्ड यानी पार्किंग के लिए जगह उन जहाज़ों के लिए, उन शिप्स के लिए। तो जब हम साउदर्न इंडिया के बारे में पढ़ते हैं या फिर साउदर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम चोला, पल्लवा, चालुक्य हमेशा पढ़ते हैं, तो ये अच्छे से आपको पढ़ना है। मैंने डायग्राम से ये बता भी रखा है, मैंने मैप बताया एक्चुअली साउदर्न इंडिया का, और वहाँ पे बताया कि वो चोलास कहाँ रहते थे, पल्लवास कहाँ रहते थे, तमिलनाडु में कौन रहता था, केरला में कौन रहता, तो ये देख लेना है आपको, ठीक है। आज ही तुरंत देख लो, अगर पीडीएफ लिया है तो प्लीज़ देख लेना और नहीं खरीदा है तो प्लीज़ खरीद लेना। अप्रॉक्स देखो 400 प्लस बच्चों ने इस साल जो है पीडीएफ ले रखा है, तो 400 प्लस बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इसका रिवीजन करना, ठीक है। आपने जो पैसे दिए हैं उसके पेनी पेनी का हिसाब आप खुद लोगे, कैसे, पढ़ाई करके, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है आपको मेरा पीडीएफ। तो चालुक्य की जो सिटी थी महाबलीपुरम, एक पोर्ट सिटी थी चालुक्य राजवंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है कि सारी इंफॉर्मेशन होना, हर एक चीज़ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होना। अगर आप इलॉन मस्क को जानते होंगे तो ही इज़ द वन हु रीड इंसाइक्लोपीडिया। बहुत बड़े बड़े CEO वगैरह जो है, बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी, उन लोगों ने इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रखा है। ठीक है, तो इलॉन मस्क, क्योंकि मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ चुकी हूँ, तो वहाँ पे एक नोट था कि उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली, फिर भी उनके पास इतना टाइम था या फिर उनको नॉलेज का इतना ज़्यादा ये था कि उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया पढ़ लिया। ठीक है, तो इस तरह से तो बुद्धिज्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? महाविभास को कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें बुद्धिज्म के बारे में A to Z, ठीक है, A to Z सारी इंफॉर्मेशन होगी कि कैसे बुद्धिज्म डेवलप हुआ, किस तरह से इवॉल्व हुआ, किस तरह से अभी चल रहा है एंड ऑल दैट्स इट। ठीक है, मतलब नॉट प्रेजेंट का बट पिछला जितना भी एंशिएंट टाइम पे बुद्धिज्म के बारे में है वो सारा इसमें मिलेगा। अगर आपको टाइम मिलता है आफ्टर जॉब, जॉब के बाद अगर वर्किंग आवर्स कम वगैरह होंगे आपके, तो ऐसे बुक्स पढ़ा कीजिए ना। सिर्फ यही नहीं, इंसाइक्लोपीडिया अगर टाइम मिलता है तो वो पढ़िए, या फिर कोई भी दूसरी बुक पढ़ सकते हो आप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज पिलिग्रमी गिव्स अकाउंट ऑफ द फर्स्ट गुप्ता रूलर। जैसे मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हॉट टॉपिक होते हैं और हर साल पूछे जाते हैं, तो ये उन क्वेश्चंस में से एक है, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए। जब भी हम चाइनीज पिलिग्रमी के बारे में बात करते हैं या कभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो हमको सिर्फ दो नाम याद आते हैं, एक तो फाहिन या फिर ह्यूसैंग। ठीक है, ह्यूनसैंग, बट इसका आंसर है इट सिंह। इट सिंह जो था चाइनीज पिलिग्रमी था, तीर्थयात्री था, जो पहले गुप्त शासक के बारे में उसने वर्णन किया था, अपनी तीर्थ यात्रा के पूरे जर्नी में उसने वर्णन किया था। तो इट सिंह जो है इसका राइट आंसर है। प्लीज़ बच्चों ये नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चंस इस बार बनेगा, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। और जो भी बच्चे महाराष्ट्र से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि प्लीज़ जितने भी इंजीनियर लोग हैं, ठीक है, आपने DFCCL का टेक्निकल बैकग्राउंड से फॉर्म फिलअप किया है, बहुत बढ़िया बात है। टेक्निकल के साथ साथ आप प्लीज़ अभी से करंट अफेयर्स को लेके चलिए, क्योंकि BMC के जो है पोस्ट निकलने वाले हैं। अराउंड नवंबर में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। इंटरनल इन्फॉर्मेशन है बट 100% सही इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आप लोगों को इतना सिक्योर कर दूंगी कि आप लोगों ने BMC का आपका पेपर निकल ही जाएगा। उसके लिए हम वर्क वगैरह कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में, बट अभी से आपने करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे। तो इट सिंह जो था पहला पिलिग्रमी था जिसने फर्स्ट गुप्ता रूलर के बारे में जो है मेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग उपनिषद हैज बीन कॉल्ड एज अ सीक्रेट ऑफ डेथ। ठीक है, कौन सा उपनिषद है जो मृत्यु का रहस्य के बारे में बताता है? तो ये है कठो उपनिषद। क्या है? कठो उपनिषद जो है वो मृत्यु के रहस्य के बारे में बताता है। वेदास जो थे, वेदास बहुत ही ज़्यादा प्योर संस्कृत में थे। नॉर्मल पीपल प्योर संस्कृत नहीं समझ पाते थे उस टाइम के, तो वो प्योर संस्कृत के जो वेदास थे उसको कन्वर्ट कर करके उपनिषद में कन्वर्ट किया गया। उपनिषद जो थे वो सिंपल संस्कृत में लिखे गए थे। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे जो रेफरेंस बुक्स होती है वो बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में लिखी गई होती है, बहुत ही बढ़िया कंटेंट होता है, लेकिन इतनी मोटी रेफरेंस बुक्स बहुत कम लोग पढ़ते हैं। और वही रेफरेंस बुक से कुछ कुछ चीज़ें उठाकर छोटी छोटी टेक्स्ट बुक बना दी जाती है, लोकल ब्रांड की टेक्स्ट बुक बना दी जाती है, और मोस्टली बच्चे वो लोकल ब्रांड की टेक्स्ट बुक ही परचेस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बुक समझने में भी आसान होती है, उसका विड्थ भी कम होता है, साइज भी कम होता है, तो डर भी नहीं लगता है। इसी तरह से उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। जब वेदास बने थे वो बहुत मोटे मोटे वेदास एंड प्लस संस्कृत में, बहुत ही प्योर संस्कृत में थे, तो नॉर्मल पीपल नहीं समझ पाते थे। जैसे मैं अगर आपको बता दूं कि हिंदी के अगर आप अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ोगे तो उसमें जो हिंदी के वर्ड्स होंगे वो इतने अलग होंगे, जैसे हम नॉर्मल हिंदी बोलते हैं घर पे वैसी वो हिंदी नहीं होती है, वो हाई लेवल की हिंदी होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आरआरबी का जब फॉर्म भरते, इसका बैंकिंग का आरआरबी का जब फॉर्म भरते तो वो लोग ये सोच के फॉर्म भर देते इंग्लिश हमको नहीं देना है, हम हिंदी में पेपर दे देंगे। जब हिंदी का पेपर देने को बैठते उनको समझ में आता है कि भाई ये हिंदी तो हरिवंश राय बच्चन जी की हिंदी है,
ठीक है, ये प्रेमचंद की हिंदी है, ये हिंदी नॉर्मल हिंदी नहीं है। तो उसी तरह से उस टाइम पे भी हुआ था। तो वेदास को छोटे छोटे फॉर्म में या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में उपनिषद में कन्वर्ट किया गया, और उपनिषद का एक फॉर्म सीक्रेट ऑफ डेथ जो कि कठु उपनिषद में पाया गया है। अच्छा, मुंडका उपनिषद जैसे ही मैं बता देती हूँ, तो मुंडका उपनिषद में से ही सत्यमेव जयते स्टेटमेंट लिया गया, जो हमारे एम्बलम पे लिखा हुआ है। तो ये हमेशा क्वेश्चन बनता है, इवन यूपीएससी ईएससी में क्वेश्चन बना था, ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लो, कभी भी ऐसे मत सोचो कि ये क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ तो क्या मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज में आएगा क्या ये क्वेश्चन। जीके में पूछ लिया उन्होंने, जीएस में डायरेक्ट एग्जामिनर आपको पूछ के क्वेश्चन नहीं बनाता है, ठीक है। तो याद रखो, मुंडका उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द लिम्स ऑफ वेदास। वेदास के, वेदों का अंग किसे कहा गया है, तो वेदांग को कहा गया है, ठीक है। ये सिंपल, अगर आपने कभी पढ़ भी नहीं रखा होगा फिर भी आप ऑप्शन से बता सकते हो कि वेदों के अंग, वेदों का अंग किसे कहा गया है, तो वेदांग को कहा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंशिएंट से, इस बार ना मुझे इंट्यूशंस है एक्चुअली, बहुत सारे पेपर मैंने देख चुकी हूँ और एनालिसिस भी कर चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एंशिएंट से थोड़ा पोर्शन ज़्यादा पूछा जाएगा कंपेयर टू मिडिवल। मॉडर्न तो हमेशा ज़्यादा पूछते हैं विदाउट अ डाउट, बट एंशिएंट से क्वेश्चंस बनेंगे। तो प्लीज़ एंशिएंट हिस्ट्री आप अच्छे से करना, और एंशिएंट हिस्ट्री मैंने बहुत ही मिनिमम वर्ड्स में आपको लिख कर दिया है, अप्रॉक्स 20-25 तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, 20 पेजेस में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो चुकी है हमारी पीडीएफ में। तो उतना पढ़ लेना, आज रात में ही खत्म कर दोगे, अगर आप सिर्फ पढ़ते जाओगे तो समझ में आ जाएगा सारा, पढ़ लेना, ठीक है। और कहीं कुछ वर्ड्स अगर इंग्लिश में बहुत भारी है तो मैंने उसका हिंदी अनुवाद तुरंत वहीं पर लिख कर दिया है आपको, ठीक है। Which of the following was the first disciple of महावीरा। महावीरा के सबसे पहले शिष्य कौन थे, तो जमाली जो थे वो महावीरा के सबसे पहले शिष्य थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना गौतम बुद्धा के सबसे पहले शिष्य कौन थे, लेडी एंड जेंट्स, दोनों का भी नाम आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बुद्धिज्म आप जैसे ही पढ़ते हो ना, उसी के साथ साथ आपको जैनिज्म पढ़ना है, पीडीएफ में दिया हुआ है। आपने अगर बुद्धिज्म पढ़ लिया ना, तुरंत जैनिज्म पढ़ लो, इतना ज़्यादा इंटरलिंकिंग है ये दोनों बुद्धिज्म जैनिज्म में कि आपको एज सच कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भाई बुद्धिज्म पढ़ने के बाद में अगर जैनिज्म पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो बुद्धिज्म जैनिज्म एक साथ पढ़ना है, कभी भी याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड महावीरा। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन जैसे मोदी, ठीक है। अगर हमें ऐसे कहूँ कि नरेंद्र मोदी के समकालीन कौन थे, आगे जाकर अगर क्वेश्चन बना, ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होगा, अमित शाह, ठीक है, उद्धव ठाकरे जी, योगी आदित्यनाथ जी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे इनके समकालीन थे, इनके साथ ये लोग उस टाइम पे जिंदा थे, जीवित थे, काम करते थे, किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, ठीक है। उसी तरह से बुद्धा और महावीरा के कंटेम्प्रेरी कौन है, तो बिंबिसारा जो था वो बुद्धा एंड महावीरा का कंटेम्प्रेरी है, समकालीन है। ये जब थे जिंदा तब बिंबिसार भी जिंदा था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मैंने ऐसे एग्जाम्पल देके बता दिया, कोई भी प्लीज ऑफेंड मत होना कि इनके नाम के सामने जी नहीं लगा दिया, इनके नाम के सामने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। भाई कोई नहीं आ रहा है आपके मार्क्स बताने के लिए या फिर आपको पास करने के लिए, आपको खुद को पास होना पड़ेगा। बोलते बोलते कभी कभी नहीं लगा दिया किसी के सामने जी, तो ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति के बारे में रिस्पेक्ट नहीं है मेरे दिल में, ऐसा कुछ भी नहीं है, रिस्पेक्ट सबकी है। तो प्लीज़ ऐसे ऑफेंडेड कमेंट मत करना, मैं कमेंट डायरेक्टली रिमूव कर देती हूँ या फिर हाइड कर देती हूँ उस यूज़र को, बट आप लोगों ने इतना दिल पे नहीं लेना है किसी को, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस थे आज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं क्लास के एंड में बताती हूँ, क्लास के बीच में नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं इतना आप लोगों को समझदार समझती हूँ कि आप लोगों को पता है किस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कौन सा कंटेंट अच्छा है। तो प्लीज़ मुझे बार बार बोलने के लिए मत ये कीजिए, आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।